नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे ओवैसी की ढाई चाल, किसका नुकसान होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार का चुनावी दंगल दिलचस्प होने वाला है। महागठबंधन के दल जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस की निगाहें सीमांचल के मुस्लिम वोट पर है। लेकिन मुस्लिम बहुल सीमांचल में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर एंट्री कर रहे हैं। 18 और 19 मार्च को ओवैसी सीमांचल में पहुंचकर अधिकार पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। ऐसे में ओवैसी के 5 में से 4 विधायकों को तोड़ने वाले आरजेडी समेत महागठबंधन की धड़कनें तेज हैं। चर्चा जोरों पर है कि बिहार में अपने 4 विधायक तोड़े जाने के मुद्दे पर ओवैसी सहानुभूति कार्ड खेल सकते हैं। उधर बीजेपी की नजरें बिहार की राजनीति में ओवैसी की ढाई चाल पर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सियासी दंगल में किसे फायदा और किसे नुकसान होगा। खबर देखते हैं, चर्चा में। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन चुनावी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई। सभी दल अपनी अपनी गोटी फिट करने में लग गए हैं। सीमांचल में बीजेपी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और फिर इसके बाद महागठबंधन की रैली हुई। नीतीश और तेजस्वी ने भी यहां अपना पूरा दमखम दिखाया। लेकिन सीमांचल के असली खिलाड़ी की अब एंट्री होने वाली है। असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी अब सीमांचल पहुंच रहे हैं। एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार में पदयात्रा का दांव चलने की तैयारी कर रहे हैं। ओवैसी बिहार के अहम सीमांचल क्षेत्र में अधिकार पदयात्रा निकालने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि ओवैसी की ये पहल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की चिंता बढ़ा सकता है। 18 और 19 मार्च को मुस्लिम बहुल सीमांचल पहुंचकर 2 बड़े शहरों पूर्णिया और किशनगंज से यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस यात्रा के जरिए ओवैसी आरजेडी से अपने विधायक तोड़े जाने का हिसाब मांगेंगे। राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा जोरों पर है कि बिहार में अपने 4 विधायक तोड़े जाने के मुद्दे पर ओवैसी सहानुभूति कार्ड खेल सकते हैं। सीमांचल में एआईएमआईएम की खासी चुनावी मौजूदगी है। साल 2020 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी में शामिल हो गए थे। बाद में नीतीश कुमार ने भी एनडीए से दूरी बनाकर महागठबंधन का साथ चुना था। दरअसल सीमांचल में 4 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटें हैं। साल 2019 लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 2 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा और कांग्रेस के खाते में एक सीट आई थी। गोपालगंज में हुए उपचुनाव में आरजेडी को भाजपा ने महज 1794 मतों से हरा दिया था। उस दौरान एआईएमआईएम के अब्दुल सलाम के खाते में 12,000 से ज्यादा वोट आए थे। तब तेजस्वी यादव ने माना था कि आरजेडी उम्मीदवार की हार में एआईएमआईएम की बड़ी भूमिका रही है। साथ ही उन्होंने इसे भाजपा की बी टीम भी करार दे दिया था। अब 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल में ओवैसी फिर से सक्रिय होकर शतरंज की बिसात पर ढाई चाल चल रहे हैं, तो महागठबंधन के दलों में बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी ओवैसी की हर चाल पर नजरें गड़ाए बैठी है। बीजेपी इसी आस में है कि ओवैसी और महागठबंधन की लड़ाई में मुस्लिम वोट बटे तो शायद उसे फायदा हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल यह है कि ओवैसी आखिर नुकसान किसका करेंगे, क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें उठी कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कई बार इस तरह की कोशिश ओवैसी ने भी की कि लगा कि वोट बैंक काट लेंगे, मुस्लिम तबके पे चूंकि उनकी नजर रहती है। राजस्थान बिहार दोनों पर निशाना साध रहे हैं, अपनी एंट्री की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर कामयाब होते हैं तो फिर नुकसान किसका होगा। और इस तरह की जो प्रयास हैं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर इनको देखा जाए, या ओवैसी क्या उतनी मजबूत पकड़ बना पाएंगे। और अगर मजबूत पकड़ ओवैसी बनाते हैं तो जेडीयू का क्या होगा। आरजेडी का जो अपना गठबंधन है, जो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, 2024 की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं, कांग्रेस को साथ लाने की बात की जा रही है, महागठबंधन को मजबूत करने की बात की जा रही, तो फिर उसका होगा क्या। अगर जेडीयू कमजोर पड़ती है या आरजेडी कमजोर पड़ती है तो फिर फायदा किसका होगा।
ओवैसी किसका वोट काटेंगे इस पर भी नजर रहेगी। तो ओवैसी की चूंकि अब रैली भी है और सीमांचल का इलाका जिस तरह का है उसको लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। किशनगंज, पूर्णिया ओवैसी पहुंचेंगे, राजस्थान भी गए थे, वहां भी कुछ अलग हटकर निशाना साधते नजर आए ओवैसी, और अब बिहार के किशनगंज और पूर्णिया पहुंचेंगे, तब भी वहां पर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे। हालांकि पिछली बार झटका खा गए थे, 5 में से 4 विधायक आरजेडी के खेमे में चले गए थे। सिंपैथी कार्ड जरूर यहां पर खेलेंगे, लेकिन इस सिंपैथी कार्ड के खेलने से क्या फायदा उठा पाएंगे? चार खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं कि बिहार में पकड़ कौन बनाएगा। जिनकी पकड़ बनी हुई है उनकी पकड़ ढीली होगी, उस शिकंजे से कुछ वोट बैंक हासिल करेंगे, या पूरी तरह से सिंपैथी कार्ड खेलकर पकड़ अपनी बना पाएंगे। चार खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आनंद शंकर, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। नीरज राय, नेता आरजेडी, हमारे साथ जुड़े हैं। कुंवर अजय सिंह, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मनमोहन झा गामा, नेता AIMIM, हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का। मनमोहन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे ये समझना चाहते हैं कि बिहार से क्या लेना चाहते हैं आप, कैसे मजबूत करेंगे और किसको नुकसान पहुंचाएंगे? नुकसान पहुंचाना ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का फितरत नहीं है। हमें जनता बुला रही है, और आपने देखा कि पिछले विधानसभा 2020 में भी बिहार की जनता ने बैरिस्टर साहब ने अपना विश्वास जताया। ठीक। तो वहाँ बिहार कह रही है कि कभी अल्टू राम कभी पलटू राम, सत्ता की लालच में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले लोग, और एक तरफ ऑल इंडिया मिलिटेंट इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके नेता जो बिहार प्रदेश के अध्यक्ष है, ईमानदार नेता अकरुल इमाम साहब, उनके नेतृत्व में बिहार की जनता चाहती है कि ताकत मिले ताकि हम बिहार की सेवा कर सकें। मनमोहन जी, अक्सर ये कहा जाता है कि आप बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम करते हैं। अभी जो आपने एक लाइन बोली कि जनता बुला रही है, इस तरह की लाइन कुछ उधर भी बोली जाती हैं। तो जनता, अगर आपको लगता है बिहार की जनता ने आपको बुलाया है, तो आप बिहार की जनता आपको किस लिए बुलाया और आपका विजन क्या है बिहार को लेकर? एक तबके तक ही सीमित रहेंगे या पूरे बिहार तक जाएंगे? आप देख सकते हैं कि सीमांचल में आज भी ऐसा लगता है कि हम आजाद नहीं है। सीमांचल के लोगों की स्थिति कितनी दयनीय है। अच्छा। चाहे वो बाढ़ का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, या आप देख लें कि किस तरीके से जो सेकुलर की सरकार में 9 साल के बच्चों को इसलिए भेज दिया जाएगा जेल क्योंकि वो मुसलमान है। मॉब लिंचिंग की घटनाएं इस सरकार में बढ़ती जा रही है, सिर्फ कहने के लिए सेकुलर पार्टियां हैं ये। अगर सेकुलर है ये, तो ऐसा घटना क्यों हो रहा है? तो इस तरह का जो घटनाक्रम है केवल बिहार में हो रहा, बाकी कहीं नहीं हो रहा? नहीं, जहाँ भी हो रहा है प्रमुखता के साथ हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर राजस्थान में हुआ है जुनैद और नासिर के साथ, तो भी हम पे उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षित परिवार की माँ और बेटी जली है, वहाँ भी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उदयपुर में कन्हैया की हत्या हुई, वहाँ भी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उसकी भर्ती करने का काम किया। हम ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन यही कहते हैं, क्या ये देश संविधान से चलेगा? बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोग सिर्फ सपोर्ट संघ की बात करेंगे, मुसलमानों का वोट, गरीबों का वोट, दलितों का वोट लेकर के खुद को तो अमीर हो जाएंगे, और दलित को और दलित करने में लग रहे, कमजोर को और कमजोर करने में। शिक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। आप देख रहे हैं बिहार में क्या स्थिति है। यानी अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है वहां पर उसको लेकर भी, उसको भी आधार बनाएंगे। उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, इस बात को लेकर भी आप लोगों के बीच पहुंचेंगे। कुंवर अजय प्रताप सिंह जी, अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है जेडीयू की पेशानी पर तो बल पड़ेंगे, और आपकी जो अपनी एकता है वो कैसे फिर एकता नजर आएगी? आपका तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। देखिए, 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है। ये ओवैसी जैसे कई पार्टियां जो बीजेपी की बी टीम है, यानी जिस तरीके से हिंदू संप्रदाय अपने आप को दे सकते हैं, बीजेपी है, उसी तरीके से मुस्लिम संप्रदाय। मनमोहन जी, एक मिनट। मनमोहन जी आपके पास आएंगे, आपकी बारी जब आएगी तो आपके पास आएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें।
अभी कुंवर जी को सुन लेते हैं, उनकी बारी है, समय कम है हमारे पास। ठीक है, बोलिए कुंवर जी, बोलिए। देखिए, जिस तरीके से एक तरफ हिंदू सांप्रदायिक ताकत है, उसी तरीके से बी टीम के रूप में दूसरी मुस्लिम सांप्रदायिक ताकत है। ये देश की जनता को उकसाना चाहती है, लेकिन गांधी और जेपी के सपनों को साकार करते हुए न्याय के साथ साथ जो सुशासन की सरकार बिहार में चल रही है, ये पूरे देश में 2024 में आने जा रही है। लेकिन जनता आप पे भरोसा कैसे करे? जो हमारे आपका कैंडिडेट तो हार गया था ना, आपके कैंडिडेट की तो हार हो गई थी 3600 वोटों से। लेकिन सवाल तो ये है कि नीतीश कुमार पे भरोसा कैसे किया जाए? सुशासन बाबू अब पलटू राम के तौर पर जब जाने लगे हैं, उनके अपने उपेंद्र कुशवाहा तक छोड़कर चले गए, उनके नेता अपने छोड़कर चले गए। समाजवादियों का इतिहास रहा है कि देश के लिए हम हमेशा अलग अलग होते हुए भी हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, अनेकता में एकता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला करके जब हम चलेंगे, तब हम भारत माता के इस बगिया को हरा भरा रख सकेंगे। नहीं, एकता में स्वार्थ आ रहा है ना आपकी। आप आजकल तो सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे, है एकता के लिए करने की बात कहाँ आ रही है? देखिए और इसी बीच तो ओवैसी जी उसका फायदा उठा लेंगे। अगर उनने थोड़ा भी वोट बैंक आपका काट लिया तो आपका तो पत्ता साफ हो गया। ये आप बिहार की जनता या देश की जनता समझ चुकी है, और चाहे वो हिंदू संप्रदायवाद की ताकत हो या मुस्लिम संप्रदायवाद की ताकत हो, ये जो धार्मिक कट्टरपंथियों को देश की जनता ने नकार दिया है। कैसे नकार दिया सर? गोपालगंज में AIM के जो कैंडिडेट थे 12,000 वोट मिले हैं सर, कैसे नकार दिया? 12,000 वोट मिले हैं, आपका कैंडिडेट हार गया। 12,000 वोट मिले, ये जनता ने नकार नहीं दिया, उनका तो अपना वोट बैंक ठीक हो गया, आपका नेता हार गया वहां से। सर मैं आपकी बात को मानता हूँ, हमारा कैंडिडेट वहाँ हार गया था। हाँ। तो यही तो है, सांप्रदायिक ताकतों को देश तोड़ने की जो ताकत रखते हैं, उनकी यही व्यवस्था है। अच्छा, एक तरफ एक टीम और एक टीम आ रहे मनमोहन जी, आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, ठीक है। और बी टीम, हाँ, एक हम हिंदू के ठेकेदार अगर कोई दूसरा ठेकेदारों के बीच में देश की जनता को पीछते रहेंगे, ये अब होने वाला नहीं है। नहीं, तो जो लोग थे वहां पर सत्ता में, उन्होंने क्या किया? सवाल तो ये पूछा जाएगा ना। आप उनको सांप्रदायिक ताकत कह देंगे तो उससे थोड़ी ना कुछ होगा। जनता को भी तो मानना चाहिए, वो तो आपसे जवाब मांगेगी, आपने इतने वर्ष रहे, क्या किया, इतने सालों से आपका काम है। खैर, आते हैं आपके पास, आते हैं एक बार। नीरज जी, आपका क्या फायदा होगा? आप तो नीतीश कुमार से उम्मीद साधे बैठे हैं, JDU से उम्मीद साधे बैठे हैं, लेकिन ओवैसी ऐसा ना हो दो के बीच में तीसरा फायदा उठा ले जाए। म्यूट पर है नीरज जी आप। जी बोलिए। जी हेलो। हाँ, आ रही आवाज, आ रही, बोलिए। जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो ये अलग पाठशाला चलाते हैं AIMIM के लोग, सबसे पहले तो इसको बंद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये द्वेष की राजनीति करते हैं, आपस में फूट डालते हैं, उसके बाद ये सोचते हैं कि हम सरकार में बहुत अच्छे बहुमत से आ जाएंगे, तो ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी। मनमोहन जी आएंगे, मनमोहन जी निश्चिंत रहिए, टाइम देंगे आपको। जी, पहले की मनमोहन जी आप निश्चिंत रहिए, टाइम देंगे आपको, आपको टाइम देंगे। आ रहे हैं आपके पास, संपर्क बनाना शुरू कर, सबसे जवाब लेने, क्योंकि सबके लिए थोड़ा समय है हमारे पास, आएंगे आपके पास। जी नीरज जी बोलिए। जी, और हमारी राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है, इसमें हमारा जो समीकरण है अब वो पहले की तरह नहीं रह गया है। अब हमारा A to Z का पार्टी हो गया है। सभी दल के लोग हमारा समर्थन करते हैं, हम सरकार में हैं। विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार जी काफी तेजी से बिहार का विकास भी कर रहे हैं, चाहे वो रोड के मामले में हो, शिक्षा के मामले में हो, स्वास्थ्य नहीं। जो आज जो आपको नीरज जी विकास पुरुष आज की सरकार बनी है। नीरज जी, मनमोहन जी एक मिनट, मनमोहन जी देखिए, आएंगे आपके पास वन बाय वन। नीरज जी ये वही नीतीश कुमार है, वही नीतीश कुमार है जिनको आप अभी वर्तमान में विकास पुरुष बोल रहे हैं ना। ये वही नीतीश कुमार है जिनको आप ही के नेता ने पलटू राम बोला था।
तो मैं जब ये दूसरी कहना चाहता पार्टी हूं, में जाएंगे तो पलटू राम हो जाएंगे, इस वक्त हमारी नए पार्टी में आएंगे तो विकास पुरुष हो और जाएंगे। भारतीय जनता फिर आप पार्टी ये ने कहते हो कि अपनी भारतीय जनता पार्टी में गए तो वो शख्सियत का- वॉशिंग मशीन है, धुल जाते हैं। जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसी पार्टी है जो उन्होंने बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन रखा है। आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। आप क्या नया काम कर रहे हैं सर? आप जनता का भरोसा जो है अब उठने लगा है, आरजेडी से भी शायद उठने लगा है, जेडीयू से भी उठने लगा है। अब उनको तो विकास चाहिए कि इतने वर्षों से हमारे साथ हो क्या रहा है, सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, विकास किसने किया? रोजगार के क्षेत्र में प्रतिनिधि में देखिए, हर 3 रोड का टेंडर, भवन का टेंडर, स्वास्थ्य का टेंडर, हर तरह का निकल रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ तो ये झूठा बोलने वाला काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, झूठ मूठ का सिकंजा करने वाले, करने वाले, प्रताड़ित करने वाले। वो तो आप कल के बयान हमारे माननीय तेजस्वी जी का सुन ही लिया कि 10 दिन ये लोग भौंकेंगे और 11वें दिन चुप हो जाएंगे दिल्ली के। नहीं, तो इनका ये काम ही है। सवाल तो ये होगा ना, जब आप किसी चुनाव में जा रहे हो, आप लोगों के अंदर इतनी घबराहट क्यों है? आनंद शंकर जी, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जाता है कि जिस दल के साथ जाएगी वो दल कमजोर होता है। दूसरा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा की बात करेगी और बिहार में जिस तरह से ओवैसी की एंट्री कर रही, तो आपका नुकसान होगा या आपका फायदा होगा? क्योंकि अभी तक तो यही देखा गया कि वोट कटा तो भारतीय जनता पार्टी फायदा उठा ले गई। ऐसे में सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में अपनी मेहनत से जीत रही है या उसे अपने आप सीट मिल जा रही है? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। ये जितने यहाँ पे 3 दल के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, इन लोगों को भी मेरा नमस्कार है। भारतीय जनता पार्टी कभी अलग अलग समीकरण पे काम नहीं करती। अब आरजेडी के तरह एमवाई इक्वेशन, जेडीयू के तरह लॉकस इक्वेशन या एमआईएम के तरह उसका अपना इक्वेशन, हमें उससे नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भारत के 140 करोड़ लोगों की चिंता करते हैं और भारत चाहूंगा कि हमारी पार्टी जो है वो केवल अब मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं है। 14 करोड़ लोगों के कैसे एनहांस किया जाए, हम लोग उस पर बात जो चल रही है वो A to Z की पार्टी है। तो कृपया पहले तो ये मुस्लिम यादव वाला मैटर को बंद, ठीक है, उनको बात क्षमा चाहूंगा। अभी उनका भाई अनंत शंकर जी को मैंने बीच में रोका, लेकिन रोकने का कारण हुआ कि जब हमारी पार्टी A to Z की पार्टी, ठीक है, शिक्षित पार्टी है, ठीक है, उन्हें बोलने दीजिए, अभी समय उनका है, बोलने दीजिए। जी जी बोलिए आनंद जी। पर सवाल दोबारा पूछ दीजिए रविंद्र जी। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी मेहनत के जरिए जीतती है या दूसरों की कमजोरियों की वजह से जीत रही है? नहीं, आप कोई स्पेसिफिक अगर उदाहरण देके इस बात को अगर सवाल करें तो बहुत खुशी होगी मुझे। अच्छा चलिए स्पेसिफिक कर लेते हैं। 3 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें जिनको पानी पी पी कर कोसा जा रहा था उनके साथ गठबंधन हो गया। नहीं, वो एक अलग ठीक है। ये कहा गया कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, अगर वोट कटा मुस्लिम तो नुकसान कांग्रेस का है या वहां के दलों का है। यही बात आम आदमी पार्टी के लिए भी यूज होती थी। आप समझिए, ओवैसी जी की अपनी एक राजनीतिक पार्टी, क्या लोकतंत्र उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं देता है? क्या राजद और जदयू बिहार में चुनाव लड़ेगी, भाजपा ही चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी? एमआईएम भी भारतीय संविधान के तहत एक रजिस्टर्ड राजनीतिक पार्टी है, उनका अधिकार है चुनाव लड़ना। और तेजस्वी जी का उससे बड़ा अधिकार है कि इनके चुने हुए विधायकों को खरीद लेना या उनको अपने में मिला लेना। तो ये इन लोगों की आपस की क्या सेटिंग है, ये लोग आपस में समझे। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, ये सारे जो रीजनल राजनीतिक दल हैं, ये लोग अपने अपने हित के लिए, अपने अपने स्वार्थ के लिए बिहार को गिरवी रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी बिहार के 14 करोड़ लोगों की अस्मिता को कैसे ऊपर उठाना है, बिहार को कैसे मुख्य धारा में औद्योगिकरण के रूप में या बाकी शिक्षा और स्वास्थ्य के रूप में ऊपर लेके आना है, भारतीय जनता पार्टी उस वोट बैंक की तरफ काम कर रही है। किसी 2 वोट बैंक लॉकस समीकरण हो या एमवाई इक्वेशन हो या मुस्लिम समीकरण पे भारतीय जनता पार्टी का ना भरोसा रहा है न कुछ। यहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से बिहार का विकास करने का एक लक्ष्य है, जिससे हम लोग काम। ठीक है, मनमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनमोहन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनमोहन जी, मैं एक बार पूरा कर लूं, एक बार मैं पूरा कर लूं। ठीक, मनमोहन जी एक मिनट मनमोहन जी। हाँ आनंद जी। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि अभी आप देख रहे हैं बिहार की स्थिति। नीतीश कुमार जी ने बिहार को जिस गर्त में पहुंचा दिया है, पिछले
पिछले 6 महीने में बिहार की जो दुर्दशा हुई है, जिस टेम्पो को हम लोगों ने बिल्ड किया था जंगल राज से वापस लेके 2005 से 2010, मैं रोकना चाहूंगा बड़े भाई को कि पिछले 6 महीने में जो रोजगार निकले हैं क्या उस पे आपकी नजरें नहीं गई? पिछले 6 महीने में जो रोड के टेंडर निकले हैं क्या उस पे आपकी नजरें नहीं गई? पिछले 6 महीने में जो स्वास्थ्य सेवाओं को सही किया गया उस पे आपकी नजरें नहीं गई? पिछले 6 महीने में आनंद जी, नीरज जी पूछ रहे हैं आपसे। अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ आनंद जी, आनंद जी, आनंद जी चला रही है। एक मिनट नीरज जी, एक मिनट नीरज जी, एक मिनट नीरज जी, एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ। नीरज जी मैं पूछ रहा हूँ, नीरज जी मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब ले, आपके सवाल का जवाब ले रहा हूँ। आनंद जी ये पूछ रहे हैं, नीतीश जी जब आपके टाइम पे थे, चुप करा लीजिए, ठीक है, भ्रमित कर रहे हैं। नहीं मैं पूछ रहा हूँ नीरज जी, नीरज जी पूछ रहा हूँ। आनंद जी एक मिनट, मनमोहन जी आप भी अपनी बात रख लें तो दोनों एक साथ पूछ लूंगा। देखिए, वास्तविकता तो यह है कि बिहार की जनता जिन्होंने एड्रेस जिस पे किया, बिहार की जनता ने भरोसा, उसी ने उनको लूटा है। तो भैया एक ही ईमानदार नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जिसने बिहार के पिछड़े लोग, बिहार के दलित, बिहार के कमजोर, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म में आस्था रखने वाले लोगों, बिहार की तरक्की को देखते हुए आने वाला जो 2024 का चुनाव है और 2025 तो खैर अभी वक्त है, पता चल जाएगा 2024 जो अंगड़ाई लेगी बिहार की जनता, यह एहसास होगा कि बिहार की जनता किस तरह से करा रही है। कुछ याद दिला दें फ्लैशबैक में ले जाकर आपको मनमोहन सिंह जी, जो आप बातें कह रहे हो ना, बिहार की जनता की जो बात आप कह रहे हो ना, आ रहे हैं सब सिर्फ जी, और जैसे आरजेडी नहीं मनमोहन जी, आप जो बिहार की जनता की बातें कह रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा आपको गुजरात की तरफ ही आईना दिखा दें तो वहां पर तो ओवैसी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, ओवैसी गो बैक के नारे तक लगा दिए गए थे। तो वहां जब आपको पसंद नहीं किया जा रहा है तो यहाँ कैसे भरोसा करेंगे लोग आप पे? लोकतंत्र की खूबसूरती है काला झंडा। अगर काला झंडा दिखा देना, कहीं ना कहीं उसके दिल में हमारे लिए सम्मान है साहब। अच्छा, हम उस काला झंडा दिखाने वालों का शंकर जी, शंकर जी, और वो देखेंगे आपकी आने वाले चुनाव में वो बैरिस्टर साहब के साथ खड़े मिलेंगे। ठीक है, आनंद जी जल्दी बात रख लीजिए। मैं आग्रह करूंगा एक एक करके बात हो तो ज्यादा समझ में आएगी जी। देखिए रविंद्र जी, मैं वही कह रहा था कि आज बिहार की 14 करोड़ जनता करा है इसलिए रही है क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने अहंकार में मस्त है। आरजेडी वाले भ्रष्टाचार किए हैं तो उनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, वो कोर्ट कचहरी निपटे या फिर जनता की सेवा नहीं। छापे जो बड़े हैं उसका जरा सार्वजनिक भी कर देना चाहिए ना। आप पिछले बार कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी गई है, तो कृपया उसे सार्वजनिक करिए महाराज। अपने सीबीआई और अपने ईडी के टीम को कहिए उसे सार्वजनिक भी करें। केवल मुंह से बोल देना, हवा बांध देना, बिहार के जनता को मूर्ख बनाना, ठीक है, ये कहाँ की बहादुरी है भाई? कुंवर जी आखिरी सवाल आपसे, 30 सेकंड में जवाब चाहेंगे। कुंवर जी आखिरी सवाल 30 सेकंड में जवाब चाहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ कैसे साधेंगे ओवैसी जी को? ठीक है नीरज जी, ठीक है नीरज जी, आनंद जी के फोटो दिखा देते हैं, पासपोर्ट का फोटो दिखा, जनता सब देखती है, जनता सब देखती है, जनता जनार्दन है, जनता सब देखती है, जनता सब देखती है, वो उसी हिसाब सबका हिसाब भी करेगी। लेकिन सवाल ये सब देख रही है किस तरह से कुंवर जी, ठीक है नीरज जी कुंवर जी, सवाल ये है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। सवाल ये है कि जब आपके पास पूरा समय होता है अभ्यास करने का, जनता को खुश रखने का, तब आप अपने अपने हिस्सेदारी लेकर बैठ जाते हैं और चैन की नींद सो जाते हैं कि अब तो 5 साल बाद इलेक्शन आएगा और हम उठकर जाएंगे। लेकिन जैसे ही कोई शख्स एंट्री करता है, जैसे कि उदाहरण दिए जाते हैं आम आदमी पार्टी के लिए, उसको भी कहा जाता है कि बी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की। यही बात ओवैसी के लिए कही जा रही है। और ओवैसी का जो पिछला रिकॉर्ड है, 12,000 से ज्यादा वोट मिले थे गोपालगंज में, 3600 वोटों से के अंतर से हार गए थे जेडीयू प्रत्याशी। ऐसे में माथे पर शिकन आना जरूरी है। और जब खुद विधानसभा में अगर नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आए कि ओवैसी से बच के रहना, तो ओवैसी का डर समझ में आता है। लेकिन अगर वास्तव में ये डर सही है और वोट कटता है, तो फिर उस महागठबंधन का क्या होगा, उसकी मजबूती का क्या होगा? और इस तरह के जो दल छोटे छोटे अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, इससे उन दलों की साख जो है दांव पर है, जो पुराने समय से जनता के बीच जाते रहे। अब जनता ये देखेगी कि उसे भरोसा किस पर करना है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।